हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने बिहार के इतिहास के प्रमुख वंशावलियों को देखा। पूर्व के वीडियो में आपने मगध में प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आपने यह जाना कि किस प्रकार संपूर्ण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्रीकृत शासन स्थापित किया और अशोक के उपरांत किस प्रकार वही केंद्रीकृत शासन विखंडित हो गया। आज हम इसी क्रम में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत किस प्रकार अन्य वंशों का उदय हुआ। आज हम देखेंगे शुंग वंश, कण्व वंश, आर्य सातवाहन वंश और कुषाण शासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की अयोग्यता का लाभ उठाते हुए उसकी हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश को स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया तथा अपना साम्राज्य का विस्तार जालंधर से सियालकोट तक विस्तृत किया। मैप में आप शुंग वंश के विस्तार को देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में यवन के शासक डिमिट्रियस तथा कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। डिमिट्रियस, जो अवन शासक या मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित बैक्ट्रिया किंगडम का शासक था, इसने भी मगध पर यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो कलिंग स्थित था, यहाँ के शासक खारवेल ने भी मगध पर आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों के आक्रमण को विफल कर दिया। इस बात की जानकारी पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राजपाल धनदेव द्वारा निर्मित अभिलेख तथा पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य से ज्ञात होता है। इन विजयों के उपरांत पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ के अंतर्गत यज्ञकर्ता एक घोड़ा विचरण के लिए छोड़ देता है और वह घोड़ा कई राज्यों में विचरण करता है और जितने क्षेत्र में घोड़ा घूमता है वह संपूर्ण क्षेत्र अश्वमेघ यज्ञ करने वाले द्वारा विजित कर लिया जाता है। अगर किसी क्षेत्र का शासक या किसी क्षेत्र के मुखिया ने उस घोड़े को रोकने का प्रयास करता है तो उसके और अश्वमेघ करने वाले शासक के बीच युद्ध होता है। इस अश्वमेघ यज्ञ को पतंजलि द्वारा संपन्न कराया गया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के प्रमुख पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय दिया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी का नाम अग्निमित्र था और यह शासक बनने से पूर्व विदिशा का प्रांतपति था। विदिशा इस क्षेत्र में स्थित था। यहीं का प्रांतपति अग्निमित्र था, जो बाद में शुंग वंश का उत्तराधिकारी बना। कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में एक प्रचलित ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम। इसमें जो नायक की भूमिका के रूप में अग्निमित्र को ही दिखाए हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। चित्र में ये पतंजलि है। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में हुआ और 30 ईसा पूर्व तक चला। शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूति था, उसका हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश का स्थापना किया और इन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के मुख्य रूप से 4 ही शासक हुए। पहला जो संस्थापक थे वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा रायण और चौथा और अंतिम शासक सुशर्मन थे। इनके काल में मगध संभवतः पाटलिपुत्र क्षेत्र तक सीमित हो गया था। जो इससे पूर्व मौर्य साम्राज्य में संपूर्ण भारत में मगध का शासन स्थापित था, वह कण्व वंश तक मात्र पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन या सुशर्मा था, जिसका हत्या आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने कर दिया। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। यह अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां बनाया।
ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यही आंध्र सातवाहनों का क्षेत्र है और यही आंध्र सातवाहन के शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को हराकर यहाँ की गद्दी से पदच्युत किया और अपना शासन स्थापित किया। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। इसी सम्मिलित रूप के कारण इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ा। यह इसका मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही था। सप्तकर्णी प्रथम पहले शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी और भूमि अनुदान का यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य था। अर्थात इससे पूर्व कोई भी शासक या ब्राह्मण को या भी किसी भी कार्य के लिए भूमि अनुदान करता था, उसे अभी तक किसी ने अभिलेख द्वारा प्रदर्शित नहीं किया था। आंध्र सातवाहन वंश के प्रतापी शासक के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन मिलता है, जो कि 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया था। यह सातवाहन वंश के महानतम शासक था। इसके समय में इनकी माता वलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह अद्वितीय ब्राह्मण था या फिर इस अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। शक जो मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण कर यहाँ शासन किए थे और कई क्षेत्रों में अपना छत्रप स्थापित किए थे, उसी में नासिक छत्रप के महान शासक नहपान था, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित कर दिया। अब हम कुषाण शासकों के बारे में जानते हैं। कुषाण शासक मुख्य रूप से चीन के तिब्बत के पठार में शासन कर रहे थे। इन्हीं के पड़ोसी कबीले हिंगनु ने इन कुषाणों को यहाँ से हटा दिया। फलतः ये लोग दो क्षेत्र में स्थापित हुए, जो एक कबीला पश्चिम की ओर चला गया और दूसरा कबीला इस क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ किया। भारत में कुजुल कड़फिसस ने कुषाण शासन की स्थापना की थी, परंतु भीम कड़फिसस को भारत में कुषाण शासक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण शासकों में सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ, जिसने 78 से 105 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा को बनाया। कनिष्क का राज्यारोहण अर्थात राज्य अभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ, जिसे भारत में शक संवत का सूचक माना जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। कनिष्क ने भी पाटलिपुत्र अर्थात मगध पर आक्रमण किया था तथा यहाँ के राजा से गौतम बुद्ध का एक भिक्षा पात्र तथा यहाँ के प्रसिद्ध महाकवि अश्वघोष को एवं यहाँ से एक चमत्कारी मुर्गा प्राप्त कर अपने साथ अपने राज्य में लेकर चला गया था। पाटलिपुत्र जब यह विजय किया तो कनिष्क ने मगध के महाक्षत्रप के रूप में खरपल्लान को नियुक्त किया। कनिष्क के दरबार में कई महान विद्वान रहते थे। उसमें से अश्वघोष, पाशर्व, चरक, संघरक्ष, माठर, नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मांत्र, घोषक और बुद्धदेव थे। चित्र में आप देख सकते हैं चरक, जिन्हें भारत के चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नागार्जुन जो द्रव्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। वसुमित्र जिनके अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुआ था। ये सब विद्वान कनिष्क के दरबार में अर्थात कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। पिछले अध्याय में बौद्ध धर्म में आप इसके बारे में जान चुके हैं। कश्मीर के कुंडल वन में ही वसुमित्र की अध्यक्षता में यह चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुआ था। कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, जो 124 ग्रेन का होता था। साथ ही साथ सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय कुषाणों को ही प्राप्त है, परंतु कुषाण कभी भी चांदी के सिक्के नहीं चलाए। ये जो चित्र में देख रहे हैं ये शुद्ध सोने के सिक्के हैं, जो कि 124 ग्रेन का होता था और यह
कनिष्क कालीन सिक्के हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिहार के इतिहास के पूर्व का सभी वीडियो का प्लेलिस्ट राइट साइड में दिया जा रहा है तथा संबंधित अध्याय के MCQ का प्लेलिस्ट लेफ्ट साइड में दिया जा रहा है, जिस पर आप क्लिक कर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।